आज हम जैनेंद्र कुमार के एक उपन्यास की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये 1935 में लिखा गया था। नाम है सुनीता। और हमारे पास जो स्रोत है वो ये बताते हैं कि ये कहानी असल में प्रेम की है ही नहीं। हाँ, बल्कि मतलब प्रेमहीनता की कहानी है, एक बहुत ही गहरे खालीपन की। बिल्कुल, एक ऐसा खालीपन जो इंसान को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके लिए कहा गया कि वो जीते जी मर जाती है। और इसमें जो सबसे मतलब हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये खालीपन किसी गरीबी या मजबूरी से नहीं आता। नहीं, ये पैदा होता है इलाहाबाद के एक बहुत अमीर, पढ़े लिखे और जिसे हम कहते हैं ना मॉडर्न परिवार के अंदर। हाँ, तो आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ कहानी सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आधुनिकता के उस चमकीले पर्दे के पीछे कैसा अंधेरा हो सकता है। और क्या सुनीता का वो त्याग सच में महान था या फिर अपने डर को छुपाने का एक तरीका? सही सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी के परतों को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है इलाहाबाद के एक बहुत ही भव्य घर में, विश्रांति निवास। विश्रांति निवास, नाम में ही एक विडंबना है। बिल्कुल, नाम से लगता है कि यहाँ कितना सुकून होगा, लेकिन माहौल पूरी तरह से पश्चिमी है। माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाते हैं। घर में पियानो है, अंग्रेजी में बातें होती हैं, लड़के लड़कियों का मिलना जुलना। हाँ, घूमना फिरना बहुत आम बात है। एकदम प्रगतिशील माहौल लगता है बाहर से। और यहीं पर मेरे ख्याल से कहानी का पहला विरोधाभास छिपा है। घर का नाम है विश्रांति निवास, यानी आराम की जगह। पर इस घर में किसी के मन में, खासकर सुनीता के मन में, कोई विश्रांति है ही नहीं। ये जो आधुनिकता है ये सिर्फ बाहरी है, एक तरह का दिखावा। सही बात है। ये पियानो बजाने और अंग्रेजी बोलने तक ही है, लेकिन विचारों की असली स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच पाती। ये वो आधुनिकता है जो समाज के सामने प्रगतिशील तो दिखना चाहती है, लेकिन समाज के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं रखती। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास के केंद्र में है सुनीता। उम्र है कोई 18-19 साल, बेहद खूबसूरत, लेकिन हमेशा चुप और उदास। स्रोत बताते हैं कि उसकी आंखों में एक अजीब सी तलाश थी, जैसे वो कुछ ऐसा ढूंढ रही हो जो उसे कभी मिला ही नहीं। और परिवार में सब उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये प्यार मतलब कैसा है? ऐसा लगता है जैसे लोग घर में रखे किसी खूबसूरत गुलदस्ते से प्यार कर रहे हों, किसी जीते जागते इंसान से नहीं। कोई उसकी खामोशी के पीछे का दर्द नहीं समझना चाहता। कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा। उसे प्यार मिलता है लेकिन पहचान नहीं मिलती। उसके माता पिता उसे एक सफल आधुनिक बेटी के रूप में देखना चाहते हैं, पर वो सुनीता के रूप में क्या चाहती है ये पूछने की जरूरत किसी को महसूस ही नहीं होती। और उसका खालीपन यहीं से शुरू हो जाता है। हाँ, वो एक ऐसे घर में अकेली है जहां सब कुछ है, सिवाय किसी ऐसे इंसान के जो उसकी आत्मा से मतलब बात कर सके। तो सुनीता की इस खामोश उदास दुनिया में एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान की एंट्री होती है। स्रोत उसे एक तूफान की तरह बताते हैं। कौन है ये विजय और वो इतना अलग क्यों है? विजय सुनीता की बड़ी बहन शांता का देवर है। अच्छा। कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, बहुत आकर्षक है, बातूनी है और कविताएं लिखता है। वो उस घर के बनावटी माहौल से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। घर में आते ही उसकी नजर सिर्फ सुनीता पर टिक जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो उसकी खामोशी से डरता नहीं है, बल्कि उसके पार देख लेता है। मतलब उसे सुनीता की उदास आंखों में एक गहरी कविता दिखाई देती है। और शायद यही वो चीज थी जिसका सुनीता को बरसों से इंतजार था। विजय उसे खत लिखता है और कहता है, तुम मेरी कविता हो, मेरी जिंदगी हो। ये शब्द उसके लिए जादू की तरह काम करते होंगे। बिल्कुल। सालों बाद वो पहली बार खुलकर हंसती है। उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को समझा है, उसे सच में देखा है। ये वो पल है जहां सुनीता को लगता है कि उसका बरसों का खालीपन अब शायद भर जाएगा। हाँ, एक उम्मीद जगती है। विजय का प्यार उसके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां व्यक्तिगत प्रेम समाज के नियमों से टकराता है, वहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। और सुनीता के आधुनिक परिवार की असली परीक्षा भी। हाँ, और ये परीक्षा बहुत जल्दी सामने आ जाती है। जैसी परिवार को इस रिश्ते की भनक लगती है, वो इसके सख्त खिलाफ हो जाते हैं। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। वही आधुनिक माता पिता जो लड़के लड़कियों की दोस्ती को बढ़ावा दे रहे थे, अब अपनी बेटी के मामले में इतना डर क्यों जाते हैं? क्या है कि देवर नंद का रिश्ता उस वक्त भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा टैबू था। अच्छा, इतना बड़ा?
बहुत बड़ा। देवर और ननद के रिश्ते को भाई बहन का ही एक रूप माना जाता था, और यहीं पर उस परिवार की सारी प्रगतिशील सोच की पोल खुल जाती है। उनकी सारी आधुनिकता धरी रह जाती है। हाँ, वो दूसरों के लिए थी, अपने घर की इज्जत पर लागू नहीं होती थी। उन्हें बस एक ही डर सताता है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द। ये 4 शब्द उनकी सारी डिग्रियों और पश्चिमी रहन सहन पर भारी पड़ जाते हैं। उनका डर वो सुनीता की खुशी से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो मतलब उनकी सारी आधुनिकता बस इस एक सवाल के सामने ढह जाती है। विजय और सुनीता फिर भी चोरी छिपे मिलते रहते हैं, और एक दिन विजय कहता है, इस घुटन में जीने का क्या फायदा, चलो भाग चलें। और सुनीता पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाती है। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली होती है, लेकिन ले नहीं पाती। हाँ, आखिरी पल में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। जब वो जाने वाली होती है, उसे अपनी बहन शांता का ख्याल आता है ना? बिल्कुल, शांता जिसने हमेशा उसका साथ दिया था, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे लगता है कि उसके एक कदम से शांता का घर टूट जाएगा, समाज में उसकी इज्जत चली जाएगी। और वो रुक जाती है। और विजय निराश होकर विदेश चला जाता है, और सुनीता वो हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। यहीं पर वो सवाल उठता है जो आपने शुरू में पूछा था, क्या सुनीता का ये फैसला सच में एक त्याग था, अपनी बहन के लिए एक महान बलिदान, या फिर ये उसके अंदर के डर का नतीजा था, समाज का सामना करने की हिम्मत की कमी? हाँ, देखिए, स्रोत हमें दोनों नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ ये उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है, वो अपनी खुशी के लिए अपनी बहन की जिंदगी उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। ये तो एक तरह का निस्वार्थ प्रेम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ, और शायद ज्यादा गहराई से देखें तो, ये समाज के बनाए नियमों के सामने उसका समर्पण है। वो लड़ने की बजाय खुद को खत्म करने का रास्ता चुनती है। वो इस पिंजरे को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती, जिसे इज्जत और मर्यादा कहते हैं। तो एक तरह से वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक सम्मान को तरजीह देती है। बिल्कुल, और यही वो पल है जहां वो जीते जी मर जाती है। उसका ये त्याग उसे समाज की नजर में शायद एक आदर्श बेटी या बहन बना दे, लेकिन उसकी अपनी आत्मा के लिए ये एक मौत का फरमान साबित होता है। उसका शरीर तो जिंदा रहता है, पर अंदर की सुनीता उसी रात मर जाती है, जब विजय अकेला चला जाता है। तो जब एक इंसान अंदर से इस तरह टूट जाता है, तो उसका असर उसके आसपास के लोगों पर कैसे पड़ता है? क्योंकि कहानी यहाँ खत्म तो नहीं होती। वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश करती है। हाँ, वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी पढ़ाई पूरी करती है, डिग्री लेती है, और फिर कॉलेज में लेक्चरर बन जाती है। बाहर से तो एक बहुत मजबूत छवि बनाती है। बहुत। बाहर से देखने पर वो एक बहुत मजबूत, आत्मनिर्भर महिला लगती है। लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, कहते हैं कितनी स्ट्रांग लड़की है, अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन ये सब बस एक मुखौटा होता है। बिल्कुल। हर रात वो तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। और फिर उसकी जिंदगी में सुहास आता है, जो उसी कॉलेज में उसका सहकर्मी है। सुहास एक बहुत ही अच्छा, सुलझा हुआ इंसान है, जो उससे सच्चा प्यार करता है। वो सुनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, सुहास तो एक अच्छा इंसान है, तो क्या एक नया सच्चा प्यार भी पुराने जख्मों को नहीं भर सकता? ये इस उपन्यास का सबसे मार्मिक, सबसे दर्दनाक हिस्सा है मेरे हिसाब से। सुनीता ये सोचकर हाँ कर देती है कि शायद अब वो जीना सीख ले। शायद एक अच्छा जीवन साथी उसके अंदर के खालीपन को भर दे। एक आखिरी कोशिश करती है। हाँ, शादी हो जाती है, सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो सुहास के साथ रहकर भी हर रात सपनों में विजय को देखती है। मतलब सुहास का प्यार, उसकी अच्छाई, उसकी हर कोशिश सुनीता के अंदर के उस शून्य तक पहुंच ही नहीं पाती। तो उसका खालीपन एक ऐसी खाई बन चुका था जिसे अब कोई नहीं भर सकता था। हाँ, क्योंकि वो खाई अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी। सुहास उसे शाये के रूप से तो पा लेता है, पर उसकी आत्मा पर अब भी विजय का कब्जा है। और सुहास, क्या वो ये सब समझता है? वो सब समझता है। उसे धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रहा है जो वहां है ही नहीं, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं, बस चुपचाप अपना दर्द सहता रहता है। यहाँ लेखक ये दिखा रहे हैं कि सुनीता का अधूरापन अब संक्रामक हो चुका था। वो धीरे धीरे सुहास की जिंदगी को भी खाली कर रहा था। ये तो बहुत ही दुखद है। 2 अच्छे लोग एक साथ हैं, लेकिन एक अतीत की परछाई उनके आज को खुश नहीं होने दे रही। और फिर कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। एक दिन सुनीता को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। तो एक औरत को पूरा करता है, लेकिन सुनीता के लिए
ये बिल्कुल उल्टा साबित होता है। आमतौर पर मातृत्व को एक नई शुरुआत माना जाता है, जीवन का प्रतीक। पर सुनीता के लिए ये अंत की वजह क्यों बन गया? क्योंकि ये बच्चा उसके खालीपन का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत बन जाता है। कैसे? उसके अंदर एक भयानक उथल-पुथल चलती है। उसे लगता है ये बच्चा भी मेरी तरह इसी खालीपन में पैदा होगा। मैं इससे वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मुझे खुद कभी नहीं मिला। उसे मातृत्व एक खुशी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का बोझ लगता है। एक ऐसा बोझ जिसे उठाने की हिम्मत उसमें अब नहीं है। क्या उसे ये डर था कि वो अपनी ये उदासी, अपनी ये प्रेमहीनता अपने बच्चे को विरासत में दे देगी? बिल्कुल। उसे लगता है कि वो इस दुख के चक्र को अगली पीढ़ी तक नहीं ले जाना चाहती। वो अपने बच्चे को अपनी जैसी जिंदा लाश नहीं बनाना चाहती। और इस सोच के साथ वो एक भयानक फैसला लेती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, वो चुपचाप घर से निकलकर गंगा में डूबकर अपनी जान दे देती है। सुबह लोगों को उसका शरीर मिलता है। उसके पास से एक छोटा सा पत्र मिलता है जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं जीते जी मर चुकी थी, अब सचमुच मर जाती हूँ। ये शब्द ये दिल दहला देते हैं। उसका ये कदम किसी क्षणिक आवेग या गुस्से का नतीजा नहीं है। नहीं, ये उस लंबी धीमी प्रक्रिया का अंत है जो सालों पहले विजय के जाने के साथ शुरू हुई थी। ये उस दर्द का अंत है जिसे वो सालों से अकेले ढो रही थी। ये समाज के नियमों को मानते हुए अंदर ही अंदर घुटकर मरने का अंतिम परिणाम है। उपन्यास का अंत इस वाक्य से होता है, सुनीता मर गई लेकिन उसकी उदासी आज भी घर के हर कोने में घूमती है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जैनेन्द्र जी ने इस कहानी में कोई ड्रामा या चीख पुकार नहीं रखी, कोई मेलोड्रामा नहीं है। फिर भी इसे पढ़ते हुए सीने पर एक पत्थर सा महसूस होता है। हाँ, एक कहानी आत्मा को खाली कर देती है। और यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये उपन्यास 1935 में लिखा गया था लगभग। हाँ, 90 साल पहले। हाँ, एक लंबा वक्त हो गया। लेकिन क्या आज के इस आधुनिक समाज में सुनीता जैसी कहानियां खत्म हो गई हैं? ये सोचने वाली बात है। आज भी हम परिवारों में, खासकर छोटे शहरों में, ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां किसी को अपनी पसंद से शादी नहीं करने दी जाती या अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। और वजह वही पुरानी, सिर्फ समाज क्या सोचेगा इस डर से। बिल्कुल। शायद दबावों के तरीके बदल गए हैं। कायले माता पिता सीधे मना कर देते थे, आज शायद इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। पहले लोग क्या कहेंगे का डर था, आज सोशल मीडिया पर परिवार की इज्जत का डर है। लेकिन जो मूल द्वंद्व है, व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच का टकराव, वो आज भी वैसा ही है। और आज भी ये टकराव लोगों के अंदर वैसा ही गहरा खालीपन पैदा कर रहा है। तो सुनीता की कहानी सिर्फ एक किरदार की नहीं, बल्कि उस हर इंसान की है जो समाज की दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। हाँ, और ये हमें उस अंतिम विचार पर छोड़ जाती है जिस पर शायद सुनने वालों को सोचना चाहिए। आज के दौर में जब हम मानसिक स्वास्थ्य और खुद से प्यार करने की इतनी बातें करते हैं, तो सुनीता की कहानी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में उस आधुनिकता तक पहुंच पाए हैं जहां एक इंसान अपनी खुशी को बिना किसी अपराध बोध या सामाजिक डर के चुन सके, या हमारी आधुनिकता आज भी विश्रांति निवास की तरह सिर्फ एक बाहरी दिखावा है।